सो टिल टाइम हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, मैक्सिमा मिनिमा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जिसको बोलते हैं, उनकी कंस्ट्रेंट कंडीशन फाइंड आउट की। और कंडीशंस क्या क्या थी पहले मैं लिख देता हूँ कि भाई दो चीज़ें आपको लर्न करनी होती हैं, पाथ डिफरेंस विच इज़ डेल्टा, और ये होता है एन लैम्डा, और 5 फेज डिफरेंस कितना होता है 2n पाई। ये किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, ब्राइट, और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा क्या होता है, इट इज़ 2n-1 लैम्डा बाई 2। देखो 2n-1 मीन ऑड इंटेग्रल, हाफ ऑड इंटेग्रल मीन्स 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, आधी आधी वेव का डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कितना आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 2n-1 इज बेसिक ऑड मल्टीपल, और n 1 2 3 ऑनवर्ड्स जाएगा, इसमें भी n 1 2 3 ऑनवर्ड्स जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ करना है, तो हमारे सिलेबस में ना एक्सप्रेशन डेरिवेशन नहीं है बट डायग्राम है। मैंने एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन देखा है जिसमें ना जब हम कंस्ट्रेंट लगा के एक्सप्रेशन निकालते हैं ना, वो उसमें डायरेक्ट निकालना होता है। तो मीन्स हमें टेक्निक पता होनी चाहिए। टेक्निक क्या है, टेक्निक ये कहती है कि आपके पास ना दो सोर्सेज हैं कोहेरेंट, ए एंड बी, वहाँ से लाइट आ रही है, ये स्क्रीन का सेंटर है, स्क्रीन के सेंटर पे लाइट सीधी पहुँचेगी। ठीक है, तो ये दो लाइंस जो पहुंच रही है स्क्रीन पे, दोनों का पाथ लेंथ सेम है कि नहीं है, AC और BC दोनों सेम है, तो इनमें पाथ डिफरेंस कितना हो गया, AC अगर BC सेम है, AC माइनस BC 0। और अगर पाथ डिफरेंस 0 हो जाए तो कौन सी कैटेगरी में है, पाथ डिफरेंस 0 इसमें तो हो ही नहीं सकता, नीचे वाले में 0 कांट पॉसिबल, ऊपर वाले में हो सकता है n कितना होगा, 0 होगा, तो n यार 0 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपर, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे हमेशा क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है। जो मर्जी कर लो, सेंटर स्क्रीन पे हमेशा ब्राइट मिलेगी, इरिस्पेक्टिव कैसा कलर है, वाइट है, मोनोक्रोमेटिक है, सेंटर में ब्राइट वाइट डार्क वो मिलेगी, फुल ग्लेयर। ऐसे किसी अनदर पॉइंट P पे पहुंच गए तो वहाँ पे जो लाइट पहुंच रही है, देखो एक ये है रेडिएशन P, एक ये है, दो है ना रेडिएशंस, तो एक ये वाली है, एक ये वाली है। तो देखो जो B to P है वो लॉन्गर है A to P से, तो आपने क्या किया, AP से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पर कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मीनिंग ये होता है कि जिससे ये कोई पॉइंट आपको M मिल जाए, जिससे ये क्लियर हो गया कि AP इज़ नाउ इक्वल टू PM। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हैं, इक्वल, तो दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का रहेगा, यू विल गेट ओनली डिफरेंस ऑफ दिस मच पाथ। तो ये जो BM है ना, दिस BM इट इज़ नोन एज पाथ डिफरेंस डेल्टा। अगर P पॉइंट मैक्सिमम बनेगी तो आप डेल्टा को n लैम्डा के इक्वल कर दोगे, अगर मिनिमम होगी तो आप इसको 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर दोगे। तो आपने सेटअप देखना है, सेटअप में आपको ये पता होना चाहिए कि विच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, और आप कर क्या रहे हैं इसमें। तो सेटअप में आपको सबसे पहले दो स्लिट चाहिए, तो दो स्लिट में जो डिस्टेंस D होता है, स्क्रीन और स्लिट के प्लेन में डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल D होता है। ठीक है, और आपके पास ये स्क्रीन से सेंटर से कंसर्न ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, x है। आपका जो पाथ डिफरेंस आना है वो आना है BP माइनस AP, एंड फॉर कंस्ट्रेंट्स ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। पता ना, हमने पढ़ा है ना वो सस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये कंडीशन पता किस कर्व की होती है, तो पैरा हाइपरबोला की होती है। जैसे स्क्रीन पे क्या बनेगा, हाइपरबोलिक पैटर्न बनेगा। जब आप इसके ऊपर अजम्पशन आपने ये लगाना है कि D जो है कैपिटल D से मच स्मॉलर है, तो कहीं पे आपको सॉल्व करते करते 1 - D बाई D पावर ये स्क्वायर पावर n मिलेगा, तो उसको आप डायरेक्टली कैसे लिख दोगे, 1 - 2 D स्क्वायर बाई D स्क्वायर। ये तब लगाते हैं अगर ये सेकंड टर्म जो ये वाली टर्म है बड़ी छोटी हो 1 से, तभी लगाते हैं। ठीक है, तो बट रियल लाइफ में हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये D और D कंपेरेबल हो, ये हो 1.5 मीटर और ये 1 मीटर हो, तब आप ये कंपेयर कर सकते हो, तभी इग्नोर नहीं करोगे, तभी आप ये रिलेशन नहीं लगा सकते, यू हैव टू ओपन। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब D बहुत छोटा था तभी ये डेरिवेशन का रिजल्ट लगता है, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी जो मैं रिजल्ट आपको बताने लगा हूँ वो यही कंडीशन है कि अगर D मच स्मॉलर देन कैपिटल D है, तो जो आपका ये
पार्ट डिफरेंस डेल्टा आता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है एक्स डी बाई डी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट डिफरेंस इज एक्स डी बाई एक्स. क्या चीज़ है? डिस्टेंस ऑफ द फ्रिंज. किनवे फ्रिंज? फर्स्ट फ्रिंज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, nth फ्रिंज, मे बी डार्क और मे बी ब्राइट, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन. ये वो डिस्टेंस है. तो इसके बड़े सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं. वो रिजल्ट ये हैं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए इसको पहले आप एन लैम्डा इक्वल करोगे तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द एक्स एन, कि वो आएगा एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, विच इज़ इक्वल टू, विच शोज बेसिकली क्या शो करता है, डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन. अगर ये यहाँ पे डार्क बन रहा है तो ये बन जाएगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d. ठीक है. सो बेसिकली एक्स लोकेट द पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन. ठीक है. डेरिवेशन नहीं करनी, डेरिवेशन लिखी हुई है सारी, ये सारा आपको पता हो, जो रिजल्ट आपने लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो भूलना ही नहीं है ना आपने. ठीक है. ये सारे रिजल्ट. और दो सक्सेसिव nth ब्राइट फ्रिंज ये है, उसकी अगली फ्रिंज n+1 में n+1 आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, यू विल गेट ये. दिस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ. तो यंग स्पिट एक्सपेरिमेंट में जो पट्टियाँ बनती हैं डार्क ब्राइट उनकी फ्रिंज विड्थ ये होती है. और ये फ्रिंज विड्थ डी, और डी तो कांस्टेंट है, बट अगर आपने ऑपरेटर्स चेंज कर दिया, मीडियम पानी में डाल दिया, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी. तो फ्रिंज विड्थ आपने यहाँ सिंबल क्या होता है इसका, बीटा. एक होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ बी डिग्री. वो कैसे निकलती है? फ्रिंज विड्थ को स्क्रीन डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ. और आपको पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ होती है किसी भी मीडियम में, हमेशा क्या होती है, वेवलेंथ इन वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में कितनी वेवलेंथ थी, डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सो अगर आपने किसी भी मीडियम में वेवलेंथ निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ना है, आपको वैक्यूम में वेवलेंथ निकालनी है, उसको डिवाइड किससे करना है, उसके मीडियम में लिक्विड इसमें डालना है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था. ठीक है. और दो चीज़ें और याद रखो, स्पीड इज़ ऑलवेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. मीडियम चेंज करते हो तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज, वेवलेंथ स्पीड कम होती है, उसके अकॉर्डिंगली वेवलेंथ भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए जैसे मैंने कंस्ट्रक्टिव किया था वैसे डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगा देनी है. मेन तो ये कंडीशन यही है ना, एक्स डी बाई डी है ना. डेल्टा आप कंस्ट्रक्टिव के लिए तो एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव है तो 2n-1 लैम्डा बाई 2. फ्रिंज विड्थ दोनों में सेम आती है. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू, ये MCQ सर्शन रीजन में आ सकता है. अच्छा, जहाँ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होती है, देखो A1 + A2 का मीनिंग क्या है, दोनों सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है ना, उनका एम्पलीट्यूड इज A1 एंड A2. उनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 + A2 आ जाएगा ना. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकलती है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना मैक्सिमम वाला, उसका स्क्वायर करना है. और रिजल्टेंट मैक्सिमम कैसे आता है, सिंपली ऐड करके. और अगर आपको मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट जो मिनिमम आएगा उसका स्क्वायर करोगे. और रिजल्टेंट मिनिमम क्या होगा आपके पास, A1 - A2. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो उससे देखो ये आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे और डिवाइड करोगे. और ये फॉर्मूला कैसे बना, अभी हमने प्रीवियस, ये फॉर्मूला कैसे आता है, जब भी आप दो सोर्सेज y कैसे आया था, y1 + y2 आया था ना, उसको पूरा सॉल्व किया था, याद करो पूरा. हमारा रिजल्टेंट जो a आया था, क्या आया था, a² + a² + 2a² cos ऑफ phi, यही आया था ना. phi क्या था, फेज डिफरेंस. ठीक है. तो इसमें ये फेज डिफरेंस phi था और ये सारे आइडेंटिकल थे, ये भी सेम है, ये भी सेम है. बट अगर ये आइडेंटिकल ना हो तो ये बनेगा, रिजल्टेंट आएगा आपके पास a² + b² + 2ab cos phi रिजल्टेंट आएगा. ठीक है. और अगर आपको पता है कि आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो a² के प्रोपोर्शनल है, आपकी जो फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी है वो स्मॉल a² के प्रोपोर्शनल है, आपकी सेकंड सोर्स की इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल है, तो आप क्लियरली इस एक्सप्रेशन को, जो इक्वेशन है, दोनों साइड से किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले k से, और क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे. स्क्वायरिंग करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा. देखो ये बन गया सारा रिजल्ट ना. और ये कंडीशंस आपको याद करनी है, फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. मतलब मैक्सिमा, अगर हमें एम्पलीट्यूड गिवन हो तो A1 A2, या AB अगर इंटेंसिटी का तो √I1 √I2 करना है. और देखो ये स्क्रीन पे जहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है वहाँ पे देखो डार्क, वो ब्राइट है,
और जहाँ पे मिनिमम बन रहा है वहाँ पूरा डार्क है, ठीक है। स्क्रीन पे ऐसे डॉट्स मिलते हैं हमें अल्टरनेट डार्क ब्राइट पैटर्न्स। तो नोट लिखा हुआ कहता है व्हेन वी यूज़ अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट, NCERT में सॉल्व क्वेश्चन भी है कि अगर वाइट लाइट ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। कहते हैं डिफरेंट कलर्स हैं उसमें, डिफरेंट वेवलेंथ है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कलर की मिनिमा है ना, तो उसके एक्सट्रीम कलर की क्या होगी, मैक्सिमा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेटअप ऐसा होता है ना विब ग्योर, एक्सट्रीम पे कौन कौन है, रेड एंड वायलेट। जिस जगह पे वायलेट की क्या बन रही है, मिनिमम, मतलब वायलेट का नामो निशान नहीं है, वहाँ पे कौन अपीयर हो जाएगा, रेड। और जहाँ पे रेड की मिनिमम बन गई लेट्स से, वहाँ पे कौन अपीयर हो जाएगा, वायलेट। तो ये याद रखना आपने। तो ये बता रहा है कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरेस्ट मे बी सेटिस्फाई फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू, एक आदि के लिए, तो बाकियों के लिए क्या होगी, दूसरे कलर मिलेंगे। तो स्क्रीन पे आपको डार्क ब्राइट नहीं मिलते, आपको मिलेगा एक जगह पे रेड होगा, फिर वायलेट होगा, रेड वायलेट, ऐसे कलर मिलेंगे। जहाँ पे रेड मिलेगा इसका मीनिंग वहाँ पे वायलेट का मिनिमा था, जहाँ पे वायलेट मिला वहाँ पे रेड का मिनिमा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि जब स्क्रीन पे पैटर्न तो मिल गया, सेंटर पे जो फ्रिंज पैटर्न वाइट ही होना, क्योंकि सेंटर पे सारी रेस मिलेंगी वाइट मिलेंगी, बट रेड की वैल्यू ज़्यादा होती है ना वायलेट से। फ्रिंज विड्थ किसकी ज़्यादा होगी, देखो रेड वाले की ज़्यादा होगी फ्रिंज विड्थ, मोटी पट्टी होगी। सो ये भी पेपर में आता था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर है मोर वाइडर फ्रिंज विड्थ, रेड और वायलेट। तो ये पॉइंट है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग। कहते हैं जो एंगुलर सेपरेशन है, मतलब एंगल वाइज, वो मैंने बताया ना एंगुलर विड्थ लैम्डा बाई डी। एंगुलर विड्थ कैसे निकालती है, फ्रिंज विड्थ को आपने कैपिटल डी से डिवाइड कर देना। कहता है जो ये है ना एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस, कि फ्रिंज ने कितना एंगल बनाया, फ्रिंज ने कितना एंगल का मीनिंग आ गया, जैसे स्क्रीन पे ये फ्रिंज बन गई और सामने किसी पॉइंट से आप इसकी विड्थ को नोट कर रही, इस एंड पॉइंट और इस एंड पॉइंट को नोट कर रहे हो, इसमें कितना एंगल बना है, ये कैसे आएगा, बीटा को कैपिटल डी से डिवाइड करके, ये एंगल कितना बनाया है इसने फ्रिंज की विड्थ ने। तो कहता है ये जो चीज़ है इंक्रीज़ करती वेवलेंथ बढ़ेगी और डी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ब्राइंड विड्थ दोनों के उन्होंने आंसर लिख दिए हुए हैं, देखो अभी हमने प्रूफ भी किए थे ये। तो फ्रिंज विड्थ पानी में डालोगे तो वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रिंज विड्थ भी रिड्यूस हो जाती है। अगर आपने रास्ते में एक स्लैब रख दी, पेपर में आता होता है कि आपने एक स्लिट के आगे क्या रख दिया, एक टी थिकनेस की स्लैब रख दी, तो टी थिकनेस के आने से लाइट क्या होती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, निकलती तो पैरेलल ही ऐसे होता है ना, आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़ कि ये ग्लास स्लैब है, वाइट लाइट आ रही है ऐसे, यहाँ पे इटकंडे यहाँ तक गई, फिर ऐसे चलेगी, तो रही पैरेलल ही अपने ओरिजिनल पाथ के, बट हल्की से डेविएट हो गई। तो कितना फ्रिंज विड्थ में कितना पोजीशन से शिफ्ट आता है ये बताना। फ्रिंज विड्थ वही रहेगी, पहले जो आपको विड्थ आपकी एक्स लोकेशन मिल रही थी, लाइट यहाँ पहुँच रही थी, अब लाइट थोड़ा बेंड करके ना यहाँ पहुँच गई इधर ऊपर, तो कितना शिफ्ट आया, ये दोनों में डिफरेंस, वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो उन्होंने एक डायग्राम में ड्रॉ की हुई है, कहता है कि शिफ्टिंग टुवर्ड्स द साइड इन विच द ट्रांसमिट प्लेट इज इंट्रोड्यूस। देखो ओरिजिनल वेव ऐसे मिल रही है ना, इसके आने से क्या हुआ, शिफ्ट होगी। शिफ्ट हमेशा कहाँ करती है, देखो जहाँ पे प्लेट रखी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाना, पैटर्न उसकी तरफ चल जाता है। प्लेट अगर नीचे वाली साइड में तो पैटर्न कहाँ आ जाएगा, नीचे। और कुछ नहीं रहता, तो बिल्कुल सेंटर सिमेट्री है ना, एक इधर है हम, एक इधर है हम, सिमेट्री है। बट जहाँ आपने स्लिट रखी है उसके बाद ज़्यादा पैटर्न आने, उसके दूर कम हो जाने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी पहले। तो एंगुलर सेपरेशन कहता है क्वेश्चन कि हाउ एंगुलर सेपरेशन इंटरफेरेंस फ्रिंज, जो सेपरेशन होती है स्लिट की, वो डिस्टेंस कैसे चेंज करती है, ठीक है। फॉर्मूला ये है, देखो ये स्लिट डिस्टेंस कम कर दोगे तो एंगुलर सेपरेशन बढ़ जाएगी, स्लिट डिस्टेंस ज़्यादा कर दो डिक्रीज हो जाएगी। और ये स्क्रीन के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करती। फ्रिंज विड्थ पैटर्न कहता है क्वेश्चन इज आस्किंग, फ्रिंज विड्थ जो है व्हेन होल एपरेटस प्लेस्ड इन 1.3, तो जब पूरे एपरेटस को रख दोगे तो न्यू क्या आ जाएगी, ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ 1.3 टाइम्स से रिड्यूस हो जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइफ्रैक्शन होगा इसके बाद, तो हम नेक्स्ट क्लास में